मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और जहां पर आप सभी को पता है कि हम पोइम सेक्शन पढ़ रहे हैं और अभी जो हमारी पोइम चल रही थी दैट वाज पोइम नंबर 4 एंड द पोइम्स नेम इज द सेवन एजेस ऑफ मैन। सेवन एजेस ऑफ मैन रिटन बाय किसके ने लिखी है? सबको पता होना चाहिए ना, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने ये पोइम लिखी है और विलियम शेक्सपियर की जो पोइम है बहुत ही शानदार पोइम है, बहुत ही अच्छी पोइम है। इस पोइम के अंदर विलियम शेक्सपियर ने वर्ल्ड की तुलना की है एक स्टेज से, सबको पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा 2 मिनट रिपीट करूंगा, उसके बाद हम अपनी आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। वर्ल्ड की तुलना की स्टेज के साथ, और जो स्टेज पर पात्र होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं या प्लेयर्स कह सकते हो, उनकी भूमिका कौन निभाते हैं? मैन एंड वीमेन का उसने कहा है, पुरुष और महिलाएं यानी हम सब। और ये भी कहा कि इन सभी पुरुष और महिलाओं का अपना अपना एग्जिट होता है और इस दुनिया में आने का अपना अपना एंट्रेंस होता है, यानी कि बर्थ और डेथ को रिप्रेजेंट। और ये भी कहा था कि एक इंसान अपनी पूरी लाइफ को 7 पार्ट्स प्ले करता है। इट मींस ही हैज डिवाइडेड अ मैन्स लाइफ इनटू 7 पार्ट्स। उसने इंसान के जीवन को 7 भागों में बांटा है। 7 में से हम 7 पार्ट का मतलब 7 स्टेजेस कहें, 7 स्टेजेस, इसीलिए नाम है 7 एजेस ऑफ मैन। इंसान की 7 अवस्थाएं, 7 आयु। 7 स्टेजेस में से हम अब तक कुल 4 स्टेजेस पढ़ चुके हैं। 3 स्टेजेस का चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। आज इस पोइम को हम फिनिश करेंगे और जो हमारी नेक्स्ट मंडे को क्लास होगी, कल संडे है, ऑफ रहेगा। मंडे को जो क्लास रहेगी, मंडे को हम जो क्लास रहेगी उस मंडे की क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये चीज आप लोगों को क्लियर है, कुछ स्टैंजा जो मैंने अब से पहले इस पोइम के 2 क्लासेस हो चुकी हैं, 2 वीडियोस बनाए जा चुके हैं। और अगर बात करें पहली स्टेज उसने बताई थी एक इन्फेंट वाली, जब एक नर्स आर्म्स के अंदर वो 2 चीजें करता रहता है, म्यूलिंग एंड पकिंग वर्ड आया था। पकिंग उल्टियों के लिए आया था, म्यूलिंग मिमियाना बच्चा रोता है उसके लिए। दूसरा उसने कहा था स्कूल गोइंग बॉय, जब वो एक स्नेल की तरह अनविलिंग अनिच्छुक अवस्था में अपना स्कूल बैग लेकर विद्यालय की ओर जाता है, रेंगता हुआ सा आया था, क्रीपिंग लाइक ए स्नेल, क्रीपिंग लाइक ए स्नेल, एक घोंगे की तरह। तीसरी स्टेज इसने दी थी एक लवर वाली। हाँ, चौथी स्टेज इसने दी थी एक सोल्जर वाली। लवर वाली स्टेज के अंदर अपनी बिलव्ड प्रेमिका के कह सकते हो आईब्रोज को याद करते हुए वो फुल बैराइट दुख भरा गीत प्रस्तुत करता है। वो उसकी यादों में खोया रहता है। साइंग लाइक अ फर्नेस, एक भट्टी की तरह वो आहें भरता हुआ, एक गर्म सांसें लेता हुआ, यौवन उसके अंदर हिलोरे मार रहा होता है। वो कहते, मैंने कहा था ना आपको कि नेगेटिव कह सकते हो कि नेगेटिव पोल्स वो चुंबक में होता है, वैसा ही हमारे अंदर भी एक्टिवेशन होने लग जाती है। इंसान, ये एक मेरे अनुसार नहीं है, ये साइकोलॉजी के अनुसार है कि समान लिंगी और विपरीत लिंगी कल मैं बता रहा था, कल की क्लास देखें आराम से पता चलेगा। सोल्जर वाली भूमिका के अंदर उस आपको मैंने बताया था कि एक तो वो हमेशा लड़ाई के लिए तत्पर रहता है, सीकिंग बबल रेपुटेशन, नाम मात्र की रेपुटेशन की तलाश में, इवन अगर उसको कैनन माउथ में भी जाना पड़े तो उसके लिए वो तैयार रहता है। और दूसरों का सम्मान देखकर उसे निश्चित रूप से मन ही मन ईर्ष्या होती है, जलन होती है। वो खुद सम्मान पाना चाहता है, वो चाहता है कि सोसाइटी की नजर में उसे एक्सेप्ट किया जाए, लोग उसको महत्व दें, लोग उसका सम्मान करें। इस तरह की भूख होती है उसके मन में एक सोल्जर वाली भूमिका के अंदर। तो अब तक हमने 4 स्टेजेस क्लियर पढ़ ली है और अब हम आज की जो क्लास है वो शुरू करेंगे दोस्तों 5वीं स्टेज से। और 5वीं स्टेज में बता दूं आपको शुरू होगी हमारी, सोल्जर वाला हमने पढ़ लिया था, फिर है 5वीं स्टेज जस्टिस वाली। तो पढ़ते हैं इस पोएम के स्टैंजा, नेक्स्ट स्टैंजा को। नेक्स्ट स्टैंजा जो हो, पहले मैं उसे लिख देता हूं। ये हमारी स्टेज नंबर STAG स्टेज 5th होगी। देखते हैं 5वीं स्टेज कहां तक है और 6ठी भी इसमें आती है या नहीं आती है। और तो अभी जो हमारे पास पढ़ा है एंड देन द जस्टिस, एंड देन द जस्टिस, और फिर आती है जस्टिस वाली भूमिका। जस्टिस वैसे तो न्याय को कहते हैं, मगर यहाँ न्यायाधीश के लिए है। इन फेयर राउंड वैली
in fair round belly with good capon lined, with good capon lined, with eyes sever, eyes उसकी सेवर होती हैं, and beard of formal cut, and beard of formal cut, और उसके बाद में है full of wise saws, full of wise saws and modern stances, and modern instances। ये स्टांजा ऐसा नहीं बनाया हुआ है बुक के अंदर, ये मैंने अपने हिसाब से इजी तरीके से समझ में आ सके तो मैं इसलिए बनाया गया। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। सो दिस इज द फिफ्थ स्टेज ऑफ अ पर्सन। और फिफ्थ स्टेज में आपको बता दूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ विलियम शेक्सपियर को, यहाँ लिख लेते हैं रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो ये पूरी की पूरी जो है वो फिफ्थ स्टेज किसकी होगी? पहली किसकी थी दोस्तों? इन्फेंट वाली। दूसरी कौन सी थी? स्कूल बॉय वाली। तीसरी कौन सी थी दोस्तों? लवर वाली। चौथी स्टेज कौन सी थी? सोल्जर वाली। ये तो था पहले की क्लास में। आज हो रही है 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर हो रही है, और आई थिंक 3 है या 4 है, आई डोंट नो, आई विल चेक। 3 तारीख की है, माफ करना। 5वीं स्टेज आ रही है जस्टिस वाली, न्यायाधीश की भूमिका। इसे ही पढ़ते हैं हम, जस्टिस की भूमिका को। तो ये हमारे पास जस्टिस के बारे में लिखा हो, तो आप अलग अलग लिखकर भी इस तरह से याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं आपको सुविधा के लिए अलग अलग कर रहा हूँ। ये पूरा जो इंस्टांस है वो किसका है? जस्टिस वाली भूमिका का है। अब जस्टिस वाली के बारे में क्या क्या कहा गया पढ़ते हैं, एक एक अक्षर को देखते हैं, एक एक अक्षर को समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ कि कैमरे के अंदर सारी बातें तरीके से आ रही है या नहीं। हाँ, आराम से जगह है काफी। एंड देन द जस्टिस, और फिर भूमिका आती है दोस्तों जस्टिस वाली। जस्टिस का मतलब होता है एक न्यायाधीश वाली, एक जज जो होता है ना उसकी जैसी, जज की तरह की भूमिका। एक जज क्या होता है कि सही और गलत को डिसीजन करता है। युवावस्था के अंदर इंसान क्या है कि किसी को जब प्रेरित करते हैं ना कि चल मेरे लड़ाई हो गई, तो वो तुरंत खड़े हो जाते हैं, चलो लड़ाई करेंगे। अब चाहे उसमें हमारा तरफ का जो व्यक्ति है वो सही हो या गलत, हम हमेशा उसकी पक्ष लेने के लिए रखते हैं। मगर जब न्यायाधीश की भूमिका होती है, कई बार ऐसा होता है ना कि जब पेरेंट्स को आप कहते हो कि उसने मुझे मारा या उसने मुझे गाली दी, तो घर वाले हमें रोकते हैं कि नहीं तू बैठा रहे यहीं रहे, कहीं नहीं जाना। तब हमें लगता है कि हमारे घर वाले कहीं कायर तो नहीं है ना, डरते हैं क्या उनसे? तो इस तरह का विचार नहीं, क्योंकि उनकी भूमिका कैसी है? जज जैसी है। वो सही और गलत को डिसीजन करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि कभी भी किसी भी तरीके से हम जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचे, इसीलिए वो हमेशा टाइम लेते हैं, फिर समझाने का प्रयास पहले करते हैं। तो जज की भूमिका हमेशा ऐसी ही होती है। और फिर हमारी जो भूमिका होती है वो एक जस्टिस वाली भूमिका होती है। धीरे धीरे इंसान की उम्र जब 30 के आसपास जाने लगती है तो इस तरह का। और इन फेयर राउंड बेली, एक बहुत ही शानदार गोल मटोल बेली, बेली यहाँ पेट, इंसान खा पी कर जब हट्टा कट्टा हो जाता है, काफी हैवी हो जाता है, विद गुड कैपेंड लाइन, नर चूजों से भरा हुआ उसका पेट, जैसे गोल मटोल सा चेहरा, गोल मटोल सा पेट काफी, विद आईज, जब उसकी आंखें काफी सेवर टाइप की हो। सेवर मतलब गंभीर सी नजर आने वाली, ऐसे लगती हैं जैसे एक सीरियसनेस उसकी आंखों में है, एक गंभीरपन या गंभीरता उसकी आंखों में है। एंड बियर्ड, और जब वो दाढ़ी भी रखता है तो फॉर्मल औपचारिक कट वाली, यानी एक साधारण दाढ़ी आप इसे कह सकते हो। इससे पहले जब वो युवावस्था में होता है तो विशेष अलग अलग प्रकार के डिजाइन के अंदर दाढ़ी रखने का शौकीन होता है, परंतु अब वो एक फॉर्मल कट ज्यादा पसंद करता है। फुल ऑफ, वो भरा हुआ होता है। अब इंसान ऐसी स्थिति में होता है जब उसके पास जीवन का काफी बड़ा अनुभव होता है, ऐसे में वो भरा हुआ होता है वाइज, बुद्धिमानी भरी कहावतों से और मॉडर्न स्टांस और कई आधुनिक उदाहरण। क्योंकि इंसान जब काफी बढ़िया एज से निकला हुआ होता है, गुजरा हुआ होता है, जीवन की कई स्टेजेस उसने देखी होती है, जीवन के कई अनुभव उसने सुख
और दुख के लिए वे होते हैं। जब अच्छे और बुरे का उसे एहसास होने लगता है तो उसके अंदर कई कहावतें भी होती है और कई आधुनिक उदाहरण भी होते हैं, यानी कि इनके माध्यम से वो हर एक व्यक्ति को संतुष्ट करने का काम करते हैं। और इसी तरह ही, इसलिए नहीं, इसी तरह ही प्लेज, वह निभाता है, खेलता है नहीं, निभाता है अपना पार्ट, अपना भाग, अपनी भूमिका निभाता है इस तरीके से। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेज। कौन सी स्टेज है? फिफ्थ स्टेज, दैट इज ऑफ ए जस्टिस। ये है भूमिका, एक न्यायाधीश की भूमिका। जब इंसान इस तरह की भूमिका निभाता है, गोल मटोल पेट लिए हुए, आईज के अंदर, आंखों में गंभीरता, दाढ़ी फॉर्मल वाली, और उसके अंदर काफी अच्छी अच्छी कहावतें और मुहावरे, आधुनिक उदाहरण उसके मन में होते हैं। इट मींस कि उसके पास काफी अच्छी चीजें, अच्छे अनुभव होते हैं, या आप कह सकते हो जीवन के कई अनुभव होते हैं जो वो अपने से छोटों के साथ शेयर करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं विभिन्न कहावतों और उदाहरणों से, और इसी तरह से करते हुए वो अपनी इस पांचवी स्टेज को निभाता है, दैट इज ऑफ ए जस्टिस। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ये कैपन आपके नर चूजे हो गए। चूजे समझते हो ना, बच्चे होते हैं ना छोटे, गुड कैपन लाइन है, नर चूजों से भरा हुआ, यानी अच्छा खासा खाया पिया हुआ मोटा तजा आदमी, है ना। तो ये है हमारी कौन सी स्टेज दोस्तों? पांचवी स्टेज। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए आगे। पांचवी स्टेज के बाद दोस्तों हम चलते हैं अपनी छठी स्टेज की तरफ, यानी कि सिक्स्थ स्टेज, और देखते हैं हमारी सिक्स्थ स्टेज के अंदर क्या क्या बताया है हमारे विलियम शेक्सपियर ने। तो देखते हैं दोस्तों छठी स्टेज। द सिक्स्थ स्टेज शिफ्ट्स इनटू द लीन। द सिक्स्थ स्टेज शिफ्ट्स, छठी स्टेज हमें शिफ्ट करती है, हमें बदलाव करती है। कहां? इनटू, किसमें? इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। स्लीपर्ड पेंटालून हो गया ये तो। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, with spectacles on nose, नाक पे चश्मा, on and pouch on side, and pouch on side, साइड में पाउच निकल जाते हैं उसके। his youthful horse, जो कि well saved, well saved, a world too wide, a world too wide for the shrink shank, for his shrunk stamp, for his shrunk shrank, दुबले पतले टांगों के लिए, टांगे पैर को लिए को लाइन ध्यान रखना, and his big manly voice, and his big manly, इंसान और पुरुषों जैसी वॉइस जो होती है धीरे धीरे टर्न हो जाती है, बदल जाती है, टर्निंग अगेन टूवर्ड्स किसकी तरफ पलटती है? चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, दुबली पतली पतली सी आवाज पाइप से निकलती है वैसी, and whistles in his sounds, and whistles in his sound. So this is the stanza. काफी लंबा स्टैंजा है सिक्स्थ स्टेज, और इसके बाद हमारा सेवंथ स्टेज होगा। तो लास्ट सीन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ही हमारे सिक्स्थ स्टेज को हम पढ़ते हैं। दिस इज द सेकंड लास्ट एंड यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हो कि ये स्टांजा जो है उसकी ये वाली लाइनें हो सकती है आपके लिए। थोड़ा सा अपन इसको देखेंगे। पोएम की इन सेकंड लास्ट स्टांजा को सिक्स्थ स्टेज शिफ्ट करती है उसे, छठी अवस्था उसे बदलती है इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून के अंदर।
सबसे पहले वर्ड आ रहा है लीन, हिंदी अर्थ होता है दुबला पतला, क्योंकि शरीर क्या होता है फिर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। ये एक प्रकार से एजिंग प्रोसेस जो है हमारी, क्या होती है एजिंग, ये होती है भाई सब उम्र ढलना, बुढ़ापा आना। तो एजिंग की जो प्रोसेस होती है उसकी तरफ हमें ये ले जाती है। ये बताती है कि हमारा जो शरीर है वो काफी लीन, दुबला पतला हो जाता है। स्लीपर्ड, स्लीपर आप चप्पल को कहते हैं ना, चप्पल, चप्पलें पहने हुए, क्योंकि इसी तरह की चीजें इंसान को पसंद होती हैं। पैंटालून्स, देखिए एक पैंटालून के दो अर्थ निकल सकते हैं, एक तो कॉमेडियन कैरेक्टर कह सकते हो, कॉमेडी कैरेक्टर, और वैसे पैंटालून पतलून के लिए भी आता है, पर वो पतलून के लिए अगर आता तो पैंटालून्स आता। तो कॉमेडियन कैरेक्टर कहते हैं तो एक ऐसा कैरेक्टर लगता है जो काफी कॉमेडियन टाइप से लगता है। यानी कि आप कह सकते हो लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून का मतलब हुआ ए वेरी थिन बॉडी, एक बहुत ही दुबला पतला शरीर जिसने अपने पैरों में क्या पहन रखी है, स्लीपर्स पहन रखी है। तो पैंटालून मैंने आपको बता दिया, एक तो कॉमेडियन की तरह हो गया, जोकर टाइप का पर्सन, क्योंकि अगर ये पतलून वाला होता तो यहाँ क्या लिखा जाना चाहिए था, पैंटालून्स, लाइक ट्राउजर्स, ऐसे लगाओ पैंटालून्स। तो उसकी तरह ये नजर आता है, किसकी तरह नजर आता है, लीन एंड स्लीपर पैंटालून की तरह। इससे हमारी 6th स्टेज का नाम है, ध्यान रखना, लीन एंड स्लीपर पैंटालून। स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, चश्मा, नाक पे चश्मा चढ़ जाता है। पाउच ऑन साइड, उसकी साइडों में, उसकी बगल के अंदर, पेट के दोनों तरफ बड़े बड़े पाउच लटकने। पाउच का मतलब क्या हुआ, चमड़ी लटकने लगती है, चमड़ी लटकने लगती है, कहने का मतलब शरीर ढीला पड़ने लगता है। जैसे हमारे चेहरे पर रिंकल्स जब पड़ते हैं, झुर्रियां जब पड़ती है तो चमड़ी ढीली पड़ जाती है, स्किन लटकने लगती है, वैसे ही शरीर के दोनों तरफ भी पाउच निकलने लगते हैं। जो काफी मोटा ताजा आदमी होगा दोनों तरफ से इस तरह से, जैसे कि बेल्ट के बाद बाहर निकल रहे होते हैं, चमड़ी नीचे लटक रही होती है, तो चमड़ी नीचे लटकने लगती है, यह है पाउच ऑन साइड। चलिए, एंड हिज यूथफुल होज, उसकी युवावस्था वाली होज, होज होती है जुराब। ये जुराब स्पेशल टाइप की जुराब है, शॉक्स छोटे होते हैं, शूज, ये जो होज होती है वो काफी लंबी जुराब होती है, कह सकते हो घुटने से भी ऊपर तक पहुंचने वाली जुराब, जो वेल सेव्ड, काफी अच्छे ढंग से वो बचा कर रखता है। उसकी जवानी वाली वो जुराबें, ये वर्ल्ड उसके लिए एक ऐसी दुनिया हो जाती है जो उसके लिए काफी वाइड नजर आती है, क्योंकि जवानी के अंदर वो हट्टा कट्टा होता है, काफी मोटा ताजा होता है। तो जो जुराब उसके आया करती थी अब वो उसके लिए काफी वाइड हो गई है, काफी चौड़ी हो गई है, इसका मतलब काफी ढीली डाली, काफी ढीली हो जाती है। उसकी श्रंक, दुबली पतली, शैंक के लिए, टांगों के लिए, उसकी दुबली पतली टांगों के लिए, यानी कि पैरों के लिए उसकी ये जुराबें जो हैं वो काफी ढीली सी हो जाती हैं। सीधी सी बात है, जवानी की उम्र की जो चीजें होंगी वो उसके नहीं आ पाएगी। और इस बिग मैनली वॉइस और उसकी बड़ी कठोर पुरुषों वाली आवाज, टर्निंग अगेन, फिर से बदलने लगती है उस चाइल्डिश बच्चों जैसी, चाइल्डिश बच्चा और चाइल्डिश बच्चों जैसी। ट्रेबल पाइप का मतलब यहाँ दुबली पतली आवाज से है, दुबली पतली आवाज, फिर से बच्चों जैसी आवाज, क्योंकि बुढ़ापे में भी इंसान वैसे जैसे बच्चा तरीके से नहीं बोल पाता, हकला कर बोलता है, टुकड़ों में बोलता है, धीमा बोलता है, वैसे ही इस बुढ़ापे में भी धीरे धीरे इंसान की आवाज फिर से बच्चों जैसी पतली होने लगती है। और जब भी वो बोलता है तो उसकी आवाज में विसल सुनाई देती है, सीटियां सुनाई देती हैं। ये सीटी का मतलब ये हुआ जैसे कि बुढ़ापा कोई व्यक्ति थक जाता है तो क्या करता है, ये जो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है तो ये सीटी सी बजने लगती है उसके, मतलब वो जल्दी थकान का शिकार हो जाता है। इस तरह की स्थिति होती है, तो आप कह सकते हो काफी वीक कंडीशन होती है हमारे 6th स्टेज के अंदर, क्योंकि बुढ़ापे से मरने के जस्ट पहले वाली अवस्था है। मरना बुढ़ापे लास्ट स्टेज में तो मरना ही होता है, तो लगभग वो स्थिति है।
थोड़ा सा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। छठी स्टेज हमें ले जाती है लीन और स्लीपर्ड पेंटालून की तरफ। फिर से हमें पतला और चपलों वाला सिंपल, वही पहले जो शौकीन हुआ करते थे अच्छी चीज दाढ़ी रखने के, बढ़िया शानदार कपड़े पहनने के, बढ़िया जूते पहनने के, वो वापस से चप्पल में आ जाता है। चश्मा लगाए हुए होता है, शरीर ढीला पड़ने लगता है, पेट लटकने लगता है, और उसकी जो जुराबें होती हैं जो उसको बचा कर रखता है, कोई भी ऐसी चीज जो उसने अपनी युवावस्था की बचा कर रखी हो, अब वो चीजें उसके लिए क्या रहेगी, ढीली रहेगी। यहाँ जुराब का वर्णन था, इसे लिखा हुआ है कि उसकी दुबली पतली टांगों के लिए, उसके दुबले पतले पैरों के लिए वो जुराबें काफी ढीली पड़ जाती हैं, और उसकी मोटी जो इंसान और पुरुषों जैसी आवाज थी वो फिर से बच्चों जैसी पतली आवाज में बदल जाती है। और जब भी वो बोलता है आवाज में उसकी विसल सुनाई देती है, सीटियों की आवाज बजती है। यहाँ सीटी का मतलब वो सीटी बिल्कुल ना समझे जो छोटे बच्चे बजाते रहते हैं, वैसी सीटी नहीं, इसका मतलब है हाफना है पूरी तरह से। जब वो हाफेगा तो सीटी से आवाज निकलेगी, जैसे कि इस तरह से इंसान अगर करेगा तो डेफिनेटली वो विस्लिंग ऑफ द इन द साउंड या इन हिज वॉइस वाली सेंस रहेगी। सो दैट्स द 6th स्टेज ऑफ अ ह्यूमन, एक इंसान की छठी अवस्था। किसी भी चीज को आपको देखना हो तो वीडियो को रिवाइंड करें, वीडियो को फिर से शुरू करें, बीच से स्क्रॉल करके देखें, स्किप डायरेक्ट ना करें। और रही बात इसको मैं यही आशा करूंगा कि आप लोग इसको बना के रख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आने के बाद नहीं पूछोगे, मुझे पूछना है तो जरूर पूछें, आने के बाद तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, लास्ट सीन ऑफ ऑल, इन सब में अंतिम जो हमारा सीन होता है, that ends his किसको एंड करता है, स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, ये हमारी चाइल्डिशनेस, ये हमारी 7th स्टेज है, सेकेंड चाइल्डिशनेस वाली, ओल्ड एज वाली। एंड मेयर ओब्लिवियन, और ओब्लिवियन के बाद लिखो 3 जो लिखे हुए हैं, 4 है एक्चुअली, सेंस टीथ, कॉमा सेंस आइज, सेंस टेस्ट and sense everything। ये हमारी लास्ट स्टेज है, 7th स्टेज ऑफ अ पर्सन, 7th स्टेज ऑफ अ पर्सन। बुढ़ापे की ये अवस्था जो होती है वो हमें मृत्यु के लगभग ले जाती है, और देखा जाए तो ये हमारी लास्ट स्टेज होगी, 7th स्टेज, लास्ट सीन ऑफ ऑल। और इसी जीवन के क्रम का, इस जीवन रूपी एक नाटक का अभिनय जो हम करते हैं, उसका अंतिम दृश्य होता है जो एंड कर देता है हमारी इस स्ट्रेंज, इस अजीब सी इवेंटफुल घटनाओं से भरी हुई, क्योंकि पूरे जीवन भर कोई ना कोई घटना घटती रहती है, हमारे जीवन में घटनाओं से भरी हुई इस इतिहास को समाप्त करता है, यानी कि लगभग हमें समाप्ति की ओर ले जाता है। वो है सेकेंड चाइल्डिशनेस, दूसरा बचपन कह सकते हो, बचपना कह सकते हो, वो अवस्था हमारी आती है। एंड मोयर ओब्लिवियन, केवल वो एक ओब्लिवियन की स्थिति है, केवल ओब्लिवियन की स्थिति का मतलब है विस्मृति की स्थिति, विस्मृति की स्थिति, जब इंसान याददाश्त धीरे धीरे भूलने लगता है। कई बार ऐसे होता है ना कि हम किसी के मिलने जाते हैं, वो काफी बूढ़ा हो चुका है, वो पहचानने से मना कर देते हैं कौन है, तो धीरे धीरे आदमी याददाश्त भूलने लगता है। जब कमजोर सेंस, बिल्कुल कमजोर, वीक हो चुके, दांत उसके बिल्कुल कमजोर, आंखें उसकी बिल्कुल कमजोर, टेस्ट यानी कि स्वाद चखने में भी वो कमजोर, और सेंस एवरीथिंग, देखा जाए तो जीवन के सभी रंगों से दूर, बिल्कुल एक ऐसी स्थिति होती है जब वो धीरे धीरे करके सब चीजें भूलने लगता है। हर चीज में उसकी कमजोरी आने लगती है, चाहे वो शरीर हो, चाहे दांत हो, चाहे आंख हो, चाहे जीभ हो, चाहे खाने की कुछ भी हो, धीरे धीरे वो कमजोरी शरीर में आने लगती है। ये होता है हमारे दूसरे बचपन का नाम। और इसी के साथ फिर लास्ट में इंसान की डेथ पर ये समाप्त हो जाता है। तो बर्थ का नहीं दिया, डेथ का नहीं दिया, बर्थ होने के बाद, डेथ होने से पहले का बीच का जो सीन है 7 स्टेजेस के अंदर हमारे शेक्सपियर ने इसको बांटा है। और ये है हमारा पोइम
जिसके अंदर हमने डिस्कस किया 7 एजेस ऑफ मैन को। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। टिल देन वेट कीजिए मंडे की क्लास का। मंडे को हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। टिल देन हैव ए गुड टाइम, हैव ए नाइस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।